हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका माइक्रोबायोलॉजी की एक और नई क्लास में, जिसमें आज हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टरलाइजेशन क्या होता है, हॉस्पिटल ड्यूटी जब आप करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को कितने डिग्री की हीट पे जो है डिसइंफेक्ट करना है, कौन से जो डिसइंफेक्शन है आपके जो डेली यूज में आते हैं उन आर्टिकल को हॉस्पिटल में किस प्रकार से, किस सोल्यूशन से जो है आप क्या कहते हैं उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। आइए चलते हैं, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड विच इज स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट but not necessarily all the pathogenic microbes or their spores are killed। अब देखो क्या लिख रखा है, डिस्ट्रक्शन तो होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डेड होना। डिस्ट्रक्शन का मतलब जो है वो क्या होता है? डेड होना, डीके या फिर डेड। ये होता है हमारा जो डिस्ट्रक्शन है उसका मतलब। और दूसरी चीज क्या दे रखी है? पैथोजेनिक माइक्रोब्स और दिए स्ट्रोब्स नेसेसरीली, यानी कि अब एक बार हमारे पास में वर्ड आया है पैथोजेनिक माइक्रोब्स। पैथोजेनिक माइक्रोब जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पैथोजेनिक माइक्रोब है उसका मतलब ये होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीवाणु जो कि क्या कोज करते हैं? पैथोजेनिक कोज करते हैं, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल कोज। पैथोलॉजिकल कोज का मतलब क्या होता है कि डिजीज या फिर बीमारियां कोज करते हैं, इलनेस कोज करते हैं। उस चीज को जो है हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिक माइक्रोब्स कहते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पैथोजन या फिर जो है क्या कोज करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं? डिजीज। दैट इज नोन एज पैथोजन। को क्या कहते हैं हम? पैथोजेंस कहते हैं। जो डिजीज कोज करता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या दे रखा है उन्होंने कि जरूरी नहीं है कि सारे मर जाए, डिसइंफेक्ट होंगे यानी उसमें ना मरेंगे नहीं, लेकिन स्टरलाइजेशन के अंदर क्या हो जाएंगे? उनके स्पोर्स यानी उनके जो छिद्र है वो तक भी मर जाएंगे, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उस चीज को कहते हैं स्टरलाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं स्टरलाइजेशन। और डिसइंफेक्टेंट किसको कहते हैं हम? कि डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट नॉट नेसेसरीली कि ऑल, सारे हो जाए ये जरूरी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे सामने आता है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। सबसे पहला जो मेथड आता है वो कौन सा आता है? हमारा स्टरलाइजेशन का फिजिकल मेथड, जिसमें सबसे पहले दे रखा है सनलाइट। अच्छा, सनलाइट से मुझे ये बताओ, घर में जब मदर वगैरह हैं हमारी, वो कपड़े धोती हैं तो उनको सुखाती क्यों है? वो तो पंखे के नीचे भी सूख सकते हैं। सूखने को तो वो आप कूलर के सामने रख दो, धूप जाएंगे। हम धूप में क्यों सुखाते हैं? ऐसा मत कहना जल्दी सूख जाते हैं, नहीं। उससे जो सनलाइट की जो यूवी रेडिएशन जो है वो क्या करती है? हमारे कपड़ों पर जो साबुन से धोने के बाद भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं गए हैं, यानी कि उनके स्पोर्स तक है, अभी वो धोया है उसको तो वो सिर्फ डिसइंफेक्ट हुए हैं। लेकिन जब हम उसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद जब उस पर धूप पड़ेगी तो उससे क्या होगा? वो पूरे स्टरलाइज हो जाएंगे, एकदम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो है इसके अंदर किस किस में काम होता है? इसको जो ज्यादातर है रिवर टैंक्स और वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके अंदर काम में लिए जाते हैं। और यूवी रेडिएशन जो है वो क्या होती है? जर्मिसाइडल इफेक्ट पैदा करती है। व्हाट इज जर्मिसाइडल? जर्मिसाइडल का मतलब होता है डेड ऑफ जर्म, और एक तो होता है डेड ऑफ जर्म्स और एक और इसका मतलब होता है डीके ऑफ जर्म्स। डिकेड ऑफ जर्म्स कहलाती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में सनलाइट
जर्मिसाइडल होती है, जिसका मतलब होता है जर्म्स जो है यूवी रेडिएशन चीजों पे पड़ेंगी। और सपोज आपकी ये जो है वाटर बॉडी है, ये क्या है, आपकी वाटर बॉडीज है। ये वाटर बॉडीज है हमारी। के अंदर हमने क्या देख रखा है, ये जब रेडिएशन यहाँ पड़ती है ना, जब इस प्रकार से रेडिएशन पड़ती है तो क्या होता है कि अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप किल हो जाते हैं। दैट्स आर नोन एज सनलाइट स्टरलाइजेशन। इसको कहते हैं सनलाइट स्टरलाइजेशन। हमारा जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है। और ये क्या काम करता है हमारे स्टरलाइजेशन के अंदर, ज्यादातर मेनली वाटर बॉडीज, लेक हो गई, ओशन, सॉरी ओशन नहीं, रिवर हो गया, वाटर टैंक हो गए, उनके स्टरलाइजेशन में काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्ड आया है वो क्या आया है, हीट। हीट क्या होती है, द मोस्ट रिलायबल मेथड। चाहे आप उसको उबाल लो, चाहे हॉट एयर ओवन में डाल दो, या उसको आप जला दो, ये सारी जो स्टरलाइजेशन का मोस्ट रिलायबल, रिलायबल का मतलब क्या होता है कि बहुत एक्यूरेट, यानी कि इसका मेथड का इस्तेमाल करने के बाद पूर्णतः हम कंफर्मेशन आ जाता है। मोस्ट रिलायबल मतलब फुल्ली कंफर्म। फुल्ली कंफर्म्ड का मतलब होता है कि फुल्ली जो है वो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है कि वो स्टरलाइज हो सके। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, हीट के अंदर ही देखते हैं कितने प्रकार की हीट होती है। तो सबसे पहला जो है ड्राई हीट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फ्लेम, रेड हीट, हॉट एयर ओवन और इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाकर राख कर देना, बर्न टिल एश आउट, बर्न आउट टिल एशेस। एशेस का मतलब होता है राख हो जाना। एश का मतलब यहाँ पे तुम ऐश्वर्या राय मत समझ लेना। एश का मतलब होता है यहाँ पे बर्न आउट टिल एश का मतलब होता है कि वो उसको जलाकर राख कर देते हैं। हम देखते हैं हमारे घर में जब बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है तो दिवाली की सफाइयां भी आने वाली है, उस समय जब आप उस सब चीजों को एक साथ रख के जला देते हो तो क्या होता है, वो सारा जो है वो एक बार में जल जाता है। वो किस में आता है, ड्राई हीट में आता है। इंसिनरेशन हो गया हॉट एयर अवन। आपके घर में अगर है ना अवन है तो आप देखते हो कितनी बार जो है ना दूध गर्म करने के लिए, ऐसे तो गैस पे ही चलाते नहीं करते, तो क्या करते हैं, कॉफी वगैरह या कोई चाय होती तो हम फटाफट से अवन में डालते उसको गर्म कर देते हैं। एक तो वो गर्म भी हो जाती है, अंदर जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी मर जाते हैं। सेम चीज है हॉट एयर अवन का मतलब जो हो जाता है यहाँ पे, वो हॉट एयर का अवन है वो किसका आता है, हॉट एयर अवन जो है यहाँ वो मतलब हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि एक जो माइक्रो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो हमारे वहां पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, जिसके अंदर इक्विपमेंट आता है और रेज जो आती हैं, हीट वेव्स जो आती है, रेज जो आती है, वो क्या कर देती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर देती है। वो क्या कर देती है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ये हमारा जो है इसका काम है, किसका काम है हमारा ये, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स किसका काम है, हॉट एयर अवन का काम है। उसके बाद में फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का मतलब होता है आँच। जो आग जलती है ना उसकी जो फ्लेम है, हमने अलग अलग चीजों में देखी होगी, इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की जो आग जलती है, इस प्रकार की होती है, ऐसी जो लपटें निकलती है, उस चीज को ही हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसको ही फ्लेम कहते हैं। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं। प्रकार से हम जो है देखते हैं कि जो है ना फ्लेम है, फ्लेम यानी कि आग जो है ऐसी जलती है, और उसके थ्रू जब आप किसी चीज को स्टरलाइज करते हो तो यानी वो पूर्णतः उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी उसके जो सरफेस है, किसी भी आर्टिकल के सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, मर जाते हैं।
इसके अलावा रेड हीट का मतलब क्या होता है कि रेड हीट का मतलब होता है कि इतना जला देना। जैसे आप लोहे को देख लाल सट जब वो जलता है पिघलने के लोहा हुआ सोना हुआ तो उसको जो लाल रेड हीट हो जाती है, दैट आर नोन एज रेड हीट इज अ पार्ट एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट। नेक्स्ट हम रेड हीट से चालू करते हैं। रेड हीट में क्या लिख रखा है हमारे, रेड हीट में दे रखा है हमारे को क्या कि inoculation wires or loops, tips of forceps, needles are held at the flame of Bunsen flame till they become red hot। अब हम बात करते हैं बंसन बर्नर की। 12वीं में जब आप केमिक सॉरी 12वीं 12th के अंदर जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते थे, वहाँ एक बंसन बर्नर करके हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट होता था। कैसा होता था वो, कार से होता था। यहाँ पर समझ लो कि ये वो एक तरीके से क्या है हमारे इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता था जो कि क्या होती थी, इसमें हमारी रेड फ्लेम चलती थी। प्रकार से जो है हमारा बंसन बर्नर पे जब एक लगती थी, अब हम क्या कर देते थे, उस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर रखते थे। इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, वायर और लूप। वायर हुए इनोकुलेशन वायर। इनोकुलेशन वायर का मतलब क्या होता है, ऐसे वायर जो जलाने के अंदर काम में लिए जाते हैं वो। या फिर टिप ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप जो हमने देखे हैं, फोर्सेप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आर्टिकल जो होता है उसके टिप टिप यानी उसके जो अग्रभाग है उस पे, जिससे ये फोर्सेप है उसका टिप क्या हुआ, ये हुआ। ऐसे टिप्स हुए। या निडल। निडल जो होती है हमारी, जो निडल होती है जो इंजेक्शन लगाने की, यहाँ पे सुई धागे वाली मत समझ लेना। इसकी जो ये टिप होती है, इस टिप को हम क्या करते हैं, गरम 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 इस फ्लेम के आगे रखते हैं। तब तक रखते हैं हम इस फ्लेम के आगे जब तक ये जल जल के एकदम रेड नहीं हो जाती। जब तक ये इतनी जल जाती, जैसे लोहे को जलाते हुए आपने देखा होगा एकदम लाल हो जाता है, तब तक हम इसको बंसन फ्लेम किसको कहते हैं, बंसन बर्नर से निकलने वाली फ्लेम को। ये हमारा बंसन बर्नर, ये केमिस्ट्री लैब में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे जो फ्लेम्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर जब हम जलाते हैं तो फ्लेम निकलती है, उसको बंसन फ्लेम कहते हैं। और इसमें हम ऐसे पर्टिकुलर और जो आर्टिकल्स है उनके क्या कर देते हैं, हम टिप्स के ऊपर जो है रख देते हैं, अनटिल एंड अनलेस जो है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, इतने गर्म कि वो लाल हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फ्लेमिंग के बारे में। व्हाट इज फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का मतलब क्या हो जाता है, फ्लेम का मतलब होता है आग की जो लपटें, फ्लेम जो निकलती हैं। अच्छा, हमने रील्स बहुत देखी है, रेस्टोरेंट में खाना बहुत खाया है। रेस्टोरेंट में क्या होता है कि एक गन जैसा इंस्ट्रूमेंट वो रखते हैं, तो वो एकदम से गरम गरम जो आग है, लपटें जो है वो उसके ऊपर से थ्रो आउट करते हैं। जैसे हम पिचकारी से पानी निकालते हैं, वैसे ही एक तरह के साथ उनके पेन होता है, जिससे वो जो है हीट निकालते हैं, या फिर वो जो है वो फायर उसमें निकलते हैं। और कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले ग्लास साइड। ग्लास स्लाइड का मतलब क्या होता है कि जो कांच की ऐसी स्लाइड्स होती है जो लेबोरेटरी के अंदर आप देखते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जब आप माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर क्या करते हो आप, जब वो ग्लास साइड पे अपना ब्लड वगैरह जब डालते हो, ब्लड कलेक्ट करते हो, या फिर जो ब्लड की ड्रॉप जो है वो डालते हो, उसको हम ग्लास साइड्स कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज है, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब। कल्चर ट्यूब क्या होती है हमारी, इस प्रकार से जो है हमारी कल्चर ट्यूब्स होती हैं। ये जो ट्यूब्स होती है इनके माउथ, माउथ यानी ये वाले जो भाग है ये। इसके अलावा क्या हो जाती है कि
सब चीजों को जो है वो क्या पासेस टू बंसन फ्लेम विदाउट अलाइंग द रेड हॉट। इनको इतना वो बंसन फ्लेम के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन इतना नहीं कि ये बिल्कुल लाल सट हो जाए, नहीं। इनको सिर्फ, क्योंकि ये कांच की होती है, पिघलने के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से जो है क्या होता है यहाँ पे कि आप सिर्फ उसको जो है इतना ही गर्म करते हो जितना कि वो लाल ना हो। समझ में आया आपको? नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हॉट एयर ओवन। इसमें क्या लिख रखा है? मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट के अंदर सबसे ज्यादा यूज में जाने वाला कौन सा मेथड है? हमारा हॉट एयर ओवन मेथड है। टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अबव 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कितना है हमारे यहाँ पे? 160 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। इतने लेवल के ऊपर जो है आपका टेम्परेचर हॉट एयर ओवन का होना चाहिए, और 1 घंटे तक आपको उन इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल को उस ओवन के अंदर रखना है स्टरलाइज होने के लिए। और टेम्परेचर जो है अगर 160 से बढ़कर 180 हो गया, तो आप उसको टाइम को घटा के 1 घंटे से कितना कर दोगे? 30 मिनट, यानी आधा घंटा कर दोगे। यानी कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है ओवन का, तो इंस्ट्रूमेंट अंदर 1 घंटे तक पड़े रहेंगे, और अगर उसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 30 मिनट तक ही आप उसको अंदर रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की। यूजेस जो है वो क्या क्या होते हैं हमारे, तो जिसमें सबसे पहले जो है ग्लास वेयर लाइक सिरिंज, ग्लास सिरिंज हुआ। हम क्या क्या ओवन के अंदर डाल सकते हैं? एक तो ग्लास सिरिंज जो होती है, सिरिंज जो होती है वो क्या होती है? जो इंजेक्शन आप यूज करते हो, द इंजेक्शन दैट यू यूज, इस जो ये तो हो गई निडल, और ये जो पार्ट होता है दैट इज योर सिरिंज। और ये तो अभी प्लास्टिक और डिस्पोजेबल वे में आ गई है, लेकिन अभी कितनी बार हमने ये क्या होती है, डिस्पोजेबल वे में आती है। और इसके अलावा क्या होती है यहाँ पे के अंदर क्या आ जाती है हमारे, क्या आ जाती है? ग्लास जो है वो ग्लास सिरिंज आ जाती है। अभी तो प्लास्टिक वगैरह में होती है, प्लास्टिक को अगर आप ओवन में रखोगे वो पिघल जाएंगे, लेकिन ग्लास सिरिंज जो होती है उसको हम उसमें रखते हैं। इसके अलावा जो आते हैं वो क्या आते हैं हमारे? पेप्टी डिश आते हैं, पेप्टी डिश आती है। पेप्टी डिश के अलावा पिटेट्स आते हैं। पिटेट्स जो होते हैं पतले पतले से, आपको एक जो कि कांच के होते हैं, दैट आर लाइक स्केल्स, थर्मोमीटर की तरह ही होते हैं। पिटेट्स होते हैं। टेस्ट ट्यूब जो आपने देखी है, कल्चर ट्यूब की बात की, वैसे ही टेस्ट ट्यूब भी होती है। पेट्री डिश होती है। पेट्री डिश होती है वो इस प्रकार से होती है। हमारी डिश का मतलब क्या होता है? प्लेट्स का मतलब क्या होता है? हमारे प्लेट्स होता है। इसके बाद में दूसरी जो चीज है वो है हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? फोर्सेप हुई, फोर्सेप जो होते हैं जिसे हम पकड़ते हैं चिमटे जैसे, वो जो होते हैं, या फिर संडासी जैसे जो हम यूज करते हैं, वो फोर्सेप्स होते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हाथ का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हाथ पे भी इन्फेक्शन होने के चांस है, और हमारे इन्फेक्शन जो है इंस्ट्रूमेंट पे जाने के चांस है। फोर्सेप से हम गोज पीस वगैरह भी पकड़ते हैं। दैट अगर अगेन फिर सीजर जो कैंचियां होती है अलग अलग, एफिजियोटमी कैंची अलग होती है, सॉरी एफिजियोटमी सीजर अलग होती है, इंसिजन सीजर अलग होती है। इसके अलावा होते हैं स्क्लैपल्स होते हैं, स्क्लेपल्स होते हैं। इसके अलावा कौन से जो है आप जो केमिकल्स का यूज करते हैं, तो लिक्विड पैराफिन हुआ, फेट्स हुआ, स्पाइनोनेरिड पाउडर हुआ, ये जो सारे पाउडर्स हैं या फिर जो आपके लिक्विड्स हैं, उन केमिकल का जो है आप यूज करते हो, या उन केमिकल्स को स्टरलाइज करने के लिए जो है हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल होता है। देन आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मैंने मतलब आपको बताया था, एशेज बाय बर्निंग, बर्न आउट बाय एशेज, यानी जलाकर उस चीज को राख कर देना। तो यही है कि इसी मेथड से जो है इनइफेक्टिव मटेरियल, इनइफेक्टिव मटेरियल जो है वो जो कि ना आपके कहीं काम आएंगे ना कुछ ऐसे मटेरियल जो सिर्फ वेस्ट है, जो सिर्फ बायोकेमिकल हैजार्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सबको आप जलाकर राख कर दीजिए। नेक्स्ट हम इसके यूज देखो, जैसे सॉलिड ड्रेसिंग हुई, एनिमल कैरकार्स हो गए, बेडिंग हो गई, पैथोलॉजिकल मटेरियल हो गए।
पैथोलॉजिकल का मटेरियल का मतलब होता है यहाँ पे हमारे क्या होता है, ऐसे मटेरियल या ऐसे सामान जो कि क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बीमारी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो हॉस्पिटल में ज्यादा समय तक ठहरते हैं तो। दूसरी चीज है हमारा बेडिंग। बेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो लिनन्स हुए या फिर जो ऐसी शीट्स वगैरह हुई जो किस काम की नहीं है, चाहे मैकिंटोश ले लो। इसके अलावा एनिमल कैरेक्टर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई ऐसा ऑर्गन हुए या फिर पर्टिकुलर इन्फेक्टेड जो एनिमल्स है, वो सारी चीजें। इसके अलावा सॉलिड ड्रेसिंग, आप जो ड्रेसिंग करते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हुई, वो जाकि क्योंकि वो पेशेंट के पूरे ऑर्गन से लिपटा हुआ था, वो पूरी उसको डिसइंफेक्टेंट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको रीयूज नहीं कर सकते। तो ऐसे चीजें जो that are that do not use, लिखो कि they do not use, don't reuse, are come under incineration, जिसका वापस से कोई मतलब नहीं है कि अगर आपने उसको डिसइंफेक्ट कर दिया, स्टरलाइज कर दिया, देन ऑल्सो जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि भाई इसका तो मेरे को क्या कहते हैं, इसका हमारे को क्या करना होता है कि है ना, ऐसी चीजें जो कि आपको बिल्कुल यूज नहीं आएंगे, आपको उन चीज क्या कर दोगे, आप उस चीज को जलाकर राख कर दोगे। क्या कर दोगे? जलाकर राख कर दोगे। Then next we move to the next slide, which is moist heat. Moist heat का मतलब क्या होता है? नमी वाला। अब नमी के अंदर क्या है? द टेम्परेचर अबो 100, बिलो 100 और टेम्परेचर एट दी 100, तीन तरीके से जो है। कितना मोइस्ट हीट जो है वो कितना होता है, ध्यान रखना, कितना होता है, तीन भागों में विभाजित है ये। दैट इज मोइस्ट हीट। कितने भागों में विभाजित है? तीन भागों में। एक तो है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है बिलो 100 डिग्री। ये जो है हमारा टेम्परेचर होना चाहिए किसका? मोस्ट टेम्परेचर का। इसको तीन भागों में डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहले जो आ जाता है बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है कि 100 डिग्री से कम। जैसे पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क होता है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब आप दूध को गर्म करते हो, उसके बाद में उसको फिर से ठंडा करते हो, दैट इज पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। यानी कि क्या होता है, उससे जो दूध है वो गर्म हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, हम बेचारे गैस पे गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा से ज्यादा आपके कितना चला जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बिलो जो होता है किससे? बॉइलिंग पॉइंट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, that are known as pasteurization of milk। यानी कि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे आपको जो है किससे कम करना होता है, ध्यान रखना कि हमारे को जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम में दूध को उबालना है, फिर दूध को जो है गर्म करके वापस से ठंडा करना, दैट आर कम अंडर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। दूसरी चीज है ग्लास सिरिंज। ग्लास सिरिंज को भी ज्यादा गर्म नहीं करना। और रबर स्टॉपर। ग्लास सिरिंज टूट सकते हैं, रबर स्टॉपर रबड़ के हैं, इस वजह से पिघल सकते हैं, तो वो उनके शेप साइज में अल्टर हो जाएंगे, फिर वो कुछ काम के नहीं रहेंगे, तो इस चीज को भी हमारे को ध्यान रखना है। और तीसरी चीज है कि एट द टेम्परेचर अबव 100 डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर वाले जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे ऑटोक्लेव हुआ, तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे जो है किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्लेव के बारे में, जो हमने साइड में देखा। वाटर इज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 1 to 1 degree Celsius to 15 to 20 minutes. The chamber pressure is 15 lb per square inches। यानी कि जो वाटर है उसको गर्म किया जाता है कितना? 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने समय तक के लिए? 15 से 20 मिनट तक के लिए। और कितना चैम्बर प्रेशर होना चाहिए? 15 एलबीएस प्रेशर जो है आपका पर स्क्वायर इंचेस के ऊपर होना चाहिए ऑटोक्लेव का टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं पिंक नर्सिंग क्लासेस हमारे दो कोर्स चलाती हैं, दैट इज जीएनएम एंड एएनएम। एएनएम is of 2 years and GNM is of 3 years course that provide you the facilitate nursing faculty as well as facility and uh, every possible facilities। फैकल्टी यहाँ बढ़िया है और हमारी प्राइस जो है इसकी बहुत ही लो है।
देखो क्या लिख रखा है, 75,000 से घटकर सिर्फ 45,000 पर ईयर, पर एनम जो है हम फीस हमारी 45,000 पर ईयर है। एएनएम का कोर्स आप कर सकते हैं। देन जीएनएम कोर्स जो है 90,000 से घटकर सिर्फ 65,000 पर एनम जो है यहाँ पे हमारे को दिखता है। फिर नर्सिंग क्लासेस में एएनएम की फीस है मात्र हमारे 45,000 रुपीज और जो जीएनएम की फीस है वो है 65,000 रुपीज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूजेस के ऑटोक्लेव क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जो है वो क्या जरूरी है, हमारे रबड़ के जो मटेरियल्स होते हैं, गाउन्स होते हैं, ड्रेसिंग ग्लव्स। अच्छा गाउन जो होता है, हॉस्पिटल गाउन, कैप, मास्क, हैंड से जो आप वो ग्लव्स पहनते हो, शू के जो आपके शू कैप्स होते हैं या शू कवर होते हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इसको स्टरलाइज करने के लिए, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको 100 डिग्री से कम क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है ये सारी चीजें, कपड़े को आप जो ज्यादा जलाओगे तो वो टूट जाएगा, जल जाएगा, बिल्कुल राख हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसके अलावा ग्लास सिरिंजेस, मैंने बताया ग्लास सिरिंजेस इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप उसको गर्म करते हो तो क्या हो जाता है वहां पर कि वो चीज जो है टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसके अलावा है हमारे हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन जो है वो क्या होता है, बेटर स्टरलाइजेशन मेथड फॉर ऑल ग्लास सिरिंज। यहाँ क्या दे रखा है हमारे को कि है ना, ऑटोक्लेव से ना, जो ऑटोक्लेव ऑटो सॉरी नॉट ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव से बेटर जो है हम ग्लास सिरिंज को किस में कर सकते हैं, हम किस में कर सकते हैं, यहाँ पर हम हॉट एयर ओवन में जो है इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्लैश ऑटोक्लेव। व्हाट इज फ्लैश ऑटोक्लेव? स्टरलाइज एट द 134 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 to 5 मिनट। फ्लैश करना है हमारे को यूवी रे। और सपोज ये हमारा हमारा ये क्या है, और सपोज ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मैंने इस पे लाइट यूवी रेस फ्लैश की है। फ्लैश का मतलब होता है जो लाइट की जो फ्लैश आपके ऊपर आती है, यूवी रेस की जो फ्लैश आपके ऊपर आती है, उसमें क्या हो जाता है कि आपको जो है क्या है, 134 डिग्री सेंटीग्रेड को 3 से 5 मिनट के लिए आपको उस जगह पे फ्लैश करना है। और उससे जो उस ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे हमारे, डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे, डेड हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं किसका अंदर काम में आते थे, ओटी के इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आते हैं। 3 से 5 मिनट ऐसा समय होता है कि कोई सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लैश के थ्रू चला जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ आपके पास ज्यादा समय नहीं होता तो फटाफट से उसको फ्लैश किया, साफ किया, और आप जो है इमरजेंसी पे सिचुएशन में, और ओटी, ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर में, चाहे कौन सा भी आपके इंस्ट्रूमेंट हो आप उसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी मूव टू द फिल्टरेशन। व्हाट इज फिल्टरेशन? Method useful for substance to get damaged by heat process like sugar, syrup, antibiotic solution। के अंदर क्या होता है, फिल्टरेशन। फिल्टरेशन हमारे को पता है क्या होता है। फिल्टरेशन का मतलब क्या होता है, हम फिल्टर करते हैं। चाय को भी हम छानते हैं, क्यों छानते हैं? क्योंकि चाय पत्ती, इलायची, अदरक, शक्कर, सब, शक्कर तो खैर घुल जाती है, लेकिन ये जो सारी चीजें होती है वो क्या होती है, हमारी उसमें प्रेजेंट होती है। और जब आप छन्नी से आप उसको पोर करते हो तो ऊपर जो सारा वेस्ट है वो रह जाता है, नीचे सारी जो अच्छी चाय है हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, तो वो जो चीज है वो क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। अब इसमें इसके डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे। स्टरलाइजेशन इज दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूजफुल फॉर द सब्सटेंस व्हिच गेट डैमेज बाय हीट। जो चीज हीट से या गर्माहट से जो है वो डैमेज होने के चांसेस हैं, उसको हम किससे करते हैं, फिल्ट्रेशन से करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया सिरा, वैक्सीन और सिरा में जो सिरा है वो, चाहे शुगर हुआ, या फिर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन जो हुए, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन जो होते हैं, एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं, उसका जो है हम फिल्ट्रेशन में करते हैं। जैसे कि फ्लूइड फिल्टर, वैक्यूम और स्टिच फिल्टर। सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा फ्लूइड फिल्टर, वॉल्यूम और स्टिच मेथड आता है। That is formed the asbestos formed the asbestos disc in which the inserted into the metal holder connect to the flask। फ्लास्क से कनेक्ट जो मेटल होल्डर होता है उसको इंसर्ट करते हैं किसमें, एबेस्टस डिस्क के अंदर फॉर्म करते हैं, और वो फिल्टर हो जाता है उस जगह। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन के। रेडिएशन तो हम सबको पता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता ही है, लेकिन एक्सेसिव रेडिएशन जो है वो शरीर के लिए भी अच्छी नहीं होती है। दैट कैन कोज द डिजीज लाइक ट्यूमर और कैंसर ऑल्सो। तो रेडिएशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है। अब जिसमें आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है, जिसमें
कोबाल्ट 60 जो है इसके एग्जाम्पल है। आयोनाइज जो होती है आयनिक रेडिएशन जो है वहां पे प्रोड्यूस कैसी होती है, एक तो होती है प्लास्टिक सिरिंज हुई, या फिर कैथेटर। कैथेटर जो होती हैं, जो कि आप क्या यूरिन पास आउट नहीं हो पाता पेशेंट में, तब आप कैथेटर इंसर्ट करते हैं। देन ग्लव्स हुए, सर्जिकल सूचर। व्हाट इज सर्जिकल सूचर? सर्जिकल सूचर इज अ काइंड ऑफ स्टिचेस। स्टिचेस जो लगते हैं, टाके जो लगते हैं हॉस्पिटल में, किसी पेशेंट का कोई ऑर्गन है, टिश्यू है, वो फट गया है, इन केस ये फट गया, तब हम यहाँ पे सूचर जो है करते हैं। सूचर भी जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं ध्यान रखना, सूचर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। that are absorbable that are absorbable and non absorbable। एब्जॉर्बेबल के अंदर क्या आ जाता है, हमारे को ध्यान रखना कि कैटगट सूचर आते हैं जो कि भेड़ की खाल से बने हुए होते हैं। कौन से सूचर आते हैं? कैटगट जो है वो कौन से बने हुए होते हैं? भेड़ की खाल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सूचर्स है वो है हमारे कौन सा? नॉन एब्जॉर्बेबल, जिसके अंदर नाइलॉन के सूचर, सॉरी नॉट नाइलॉन, वाइनक्रिल के सूचर्स आ जाते हैं। वेंक्रिल इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, जो कि क्या होते हैं, जब पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई डिजीज हो जाती है, तो उसके अगर अंदर का ऑर्गन सॉफ्ट टिश्यू है वो कट गया और उसको कराना है, क्या कराना है, ऑपरेशन कराया उसने टिश्यू है, उस समय हम एब्जॉर्बेबल का काम करते हैं, जो कि 15 से 20 दिन में अपने आप ही गल जाते हैं और उसको वापस से निकालने की जरूरत नहीं होती है। और एक होते हैं जो हमने सुना है, मैं टाके खुलवाने जा रहा हूँ। क्यों खुलवाने जा रहा हूँ? क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल नहीं है। तो उस समय जो है हम कौन से? नॉन एब्जॉर्बेबल का जो है इस्तेमाल करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज यूवी रेज। यूवी रेज जो है उसका हम एग्जांपल है यहाँ पे हमारा यूवी रेज का। इसमें कौन से? ओटी और लेबोरेटरी, लैब के जो सामान है, ऑपरेशन थिएटर के जो सामान है, उन सबको स्टरलाइज करने में रेडिएशन का काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल मेथड। इतने तो देर हमने पढ़े थे फिजिकल मेथड, हम केमिकल मेथड में आ जाते हैं। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है सब बच्चे जानते हैं, कोविड में हमने पढ़ा था सैनिटाइजर। मैंने क्लासेस में बताया, सैनिटाइजर जो है एल्कोहल का सबसे 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 ज्यादा जो है, क्या कहते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है। सबसे जो अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? हमारा सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सॉरी, अल्कोहल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल के अंदर जो है एक इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है 70% होता है, जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको गला देते हैं और उसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसी वजह से हम जो है ना कोविड के समय में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे। और यूज ऑफ स्किन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज की जाती है। एक्सपोजर ऑफ एटलीस्ट 5 मिनट इज नीडेड टू अचीव द एडिक्वेट डिसइंफेक्टेंट। यानी अल्कोहल में आपको 5 मिनट तक, अल्कोहलिक जो सोल्यूशन है जो आप स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज कर रहे हो, उसमें कम से कम आपको 5 मिनट तक जो है इसका रखना है। क्या रखना है? इसको एक्सपोज करके रखना है। देन हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड जो है उसमें ग्लूटर एल्डिहाइड आता है, फॉर्मल एल्डिहाइड आता है। ग्लूटर एल्डिहाइड, जिसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदर नेम ऑफ ग्लूटर एल्डिहाइड, क्या वो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है हमारे, कोडेक्स किसको कहते हैं? तो कोडेक्स किसको कहते हैं? केमिकल मेथड के जो एल्डिहाइड्स है उसमें ग्लूटर एल्डिहाइड, केमिकल मेथड के जो एल्डिहाइड्स हैं उसके ग्लूटर एल्डिहाइड को हम कोडेक्स कहते हैं। ध्यान रखना, कोडेक्स रूप में, सिडेक्स रूप में जो है आपको वहां पे मिलते हैं बाजार के अंदर ये चीजें। तो पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं उनको याद रखना। ग्लूटर एल्डिहाइड किस में आता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसकी, क्या क्लासिफिकेशन। इसमें आप एंडोस्कोप, सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप। अब हमारे पास में 3 वर्ड है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप जो है वो क्या काम में आता है? सिस्टोस्कोप जो है वो ब्लैडर को देखने में काम में आता है। ब्रोंकोस्कोप जो है वो क्या काम में आता है? हमारे ब्रोंकाइस जो है उसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में आता है। इसके अलावा प्लास्टिक ईटी ट्यूब एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो आप एंडोट्रेकियल ट्रेकिया के लिए जो ट्यूब यूज करते हो वो। इसके अलावा एंडोट्रेकियल ट्यूब के बाद में, इंट्यूबेशन के बाद में फेस मास्क हुए। फेस मास्क जो होते हैं या ऑक्सीजन मास्क जो होते हैं और मेटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये सब आप ग्लूटरल्डिहाइड से जो है वो क्लीन करते हो।
देन हम बात करते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड, जो फॉर्मेलिन गैसेस होती हैं। हम जब कोरोना काल में थे या फिर हमने देखा था कि जब मलेरिया डेंगू का सर्वे चल रहा था और बहुत ज्यादा जो है मलेरिया डेंगू फैल रहा था, तो उस समय सरकार की एक गाड़ी आती थी जिसमें से फ्यूम निकलती थी। वो नली पकड़ के 2-3 लोग आते थे, हमको कहते थे अपने गेट बंद कर लो, और वो लोग क्या करते थे, छिड़काव करते थे। सेम चीज ऑपरेशन थिएटर में भी जो है गैस का, फॉर्मेलिन गैस का इस्तेमाल होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका इस्तेमाल होता है। अब ये चीज क्या करती है, यूज किसमें आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज द हिस्टो। लॉजिकल का तो मतलब सबको पता है, लोगस टू स्टडी। हिस्टो का मतलब होता है यहाँ टिश्यू, यानी टिश्यूज की जब आप स्टडी करते हो उसको क्या कहते हो, हिस्टोलॉजी कहते हो। उसको क्या कहते हो आप, हिस्टोलॉजी कहते हो। तो वो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए टिश्यू को प्रिजर्व यानी संरक्षित करने के लिए हम जो है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। स्टेराइल बैक्टीरियल जो वैक्सीन होती है उसका इस्तेमाल के लिए हम उसको यूज करते हैं। टॉक्सिक से टॉक्सिन, टॉक्सिक से टॉक्सिन का मतलब जैसे टिटनेस जो होता है, टिटनेस जो है, टिटेनस इसका एग्जांपल है। टिटनेस जो है, टिटनेस टॉक्सोइड जो है इसका एग्जांपल है। टॉक्सिड से टॉक्सोइड बनने का काम जो है होता है, टिटनेस का है। फॉर किलिंग द बैक्टीरियल कल्चर एंड सस्पेंशन, बैक्टीरियल कल्चर और सस्पेंशन को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोल की। फिनोल जो है वो क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो आप, सेवलोन, डेटोल, ये जो हम घर घर में पाए जाते हैं, सेवलोन का पोछा लगाया जाता है। सेवलोन से जो है आप, लाइजोल हुआ सॉरी, लाइजोल का पोछा लगाया जाता है। सेवलोन के साबुन आते हैं, डेटोल के साबुन आते हैं। ये लोग क्या होता है, फेनोल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, फेनोल की क्लासिफिकेशन में आते हैं। और एक का एग्जाम्पल है हमारा हेक्साक्लोरोफेन जो है, ये भी हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जो कि क्या करता है, डेटोल का धुला, माँ माने डेटोल का धुला। क्यों, क्योंकि जो डेटोल है वो फिनोल की क्लासिफिकेशन में आता है और क्या करता है कि वो जो है डिसइंफेक्शन का काम करता है। देखते हैं हम जब वो एड आता है उसमें 99% जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, 99% माइक्रो मर चुके हैं। ये चीज ऐसा एक हमारे वो उसमें आता है, किसके अंदर आता है, हमारे एड के अंदर, एडवर्टाइजमेंट में डेटोल के, 99% वो मारने का जो है वो क्या करता है, दावा करता है। के अलावा लेबोरेटरीज यूज के अंदर भी आती है, जिसमें स्पिल्ड कल्चर का इस्तेमाल होता है। डिस्कार्ड जार जो होते हैं, ड्रेसिंग जो होती है उसके अंदर जो है फिनोल का इस्तेमाल होता है। दिस इनफेक्ट स्पिल्ड कल्चर, स्पिल्ड का मतलब क्या होता है, धुल गया। चाहे ब्लड ले जा रहे हो वो नीचे डुल गया, मर्क्यूरी ले जा रहे हो, मर्क्यूरी में नहीं, ब्लड ले जा रहे हो वो डुल गया, सीएसएफ है वो डुल गया, ऐसा कुछ जो प्रोडक्ट है वो स्पिल हो जाता है या जमीन पे गिर जाता है या टेबल पे या फिर आपकी जो लैब की जो टेबल है उस पे गिर जाता है, दैट आर कम अंडर द स्पिल्ड कल्चर। हेलोजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्लोरीन और आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करनी पड़ेंगे, कि एग्जाम में डायरेक्ट वो दे देगा कि व्हाट इज स्टरलाइजेशन, व्हाट इज स्टरलाइजेशन एंड राइट इट्स टाइप। अब आपको ये नहीं पता कि कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखना, फिजिकल केमिकल 2 टाइप के होते हैं, राइट इट्स टाइप। ये चीज ध्यान रखना, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। और हेलोजन में क्या आ जाता है, क्लोरीन हो जाता है या फिर आयोडीन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन नर्सिंग बैरियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। जब आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और पेशेंट के थ्रू किसी भी पेशेंट को, चाहे नर्स को, या अगर मान लो मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, मैं आज हॉस्पिटल जाके आया और वहां से जाने के बाद वापस मैं अपने घर गया, तो उस घर जाने के बाद अगर मुझ में किसी प्रकार का कोई फीवर हुआ या फिर मुझे किसी प्रकार का कोई बुखार या जुकाम ऐसा हुआ, खांसी हुई, तो उस समय मेरे को क्या हो गया, वो नोजोकोमियन इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल से होने वाला इन्फेक्शन मुझे हुआ है। इन्फेक्शन दैट इज नीदर प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल, पेशेंट के हॉस्पिटल के आने के बाद उसको किसी प्रकार का कोई
जो है उसकी वजह से जो है वहाँ पे प्रेजेंट हुआ क्या इन्फेक्शन को कहते हैं हम इंट्यूबेटिंग नोसोकोमियन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अकरिंग मोर देन 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन, यानी कि क्या होता है इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है 48 आवर के बाद में जो एडमिशन है उसके बाद में जो है वो चीज होती है। ध्यान रखना 48 घंटे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। यहाँ जो स्लाइड्स आपको दिखा रहे हैं हम वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सी सिर्फ रटन विद्या के लिए है। आप इनको समझिए और इन पॉइंट्स को लिखिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप दोगे, चाहे आप CHO का दो, चाहे नोट सेट का दो, चाहे आप KGMU का दो, चाहे आप किसी भी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड आगे चल के अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आप एग्जाम्स में बैठोगे, ये छोटी छोटी चीजें याद आएंगी, वन राइडर क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन जब आपके सामने MC के रूप में आएंगे कि भाई नोजोकोमियन इन्फेक्शन जो है वो कितने घंटे बाद होता है, 12, 24, 48 या फिर 72, तब आप कंफ्यूज हो गए। तो ध्यान रखना कि बाद 48 घंटे बाद आप अपनी थियोरी को अपने टिप्स पे रखिए, ताकि आपके आगे जाने में आपके जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो तब आप बेरोजगार ना रहो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है लो रेजिस्टेंस ऑफ द पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी इतनी हालत नहीं होती कि वो उस चीज को सहन करें, यानी कि वो थोड़ा सा भी कुछ जुकाम होता है तो उन पे लग जाता है, किसी को खांसी हो रही है तो उनको लग जाती है। एग्जाम्पल कोई बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा लो रेजिस्टेंट पेशेंट हम उनको कहते हैं। उसके बाद में हम आता है कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन, किसी पर्सन को पहले से ही TB है या फिर वो तो खांसी है, वो आपके सामने आके एकदम से खांस दे आपके मुंह पे, तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पे आ जाएंगे, आप भी खांसने लग जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास में कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट साइड ड्रग रेजिस्टेंट पेंडेमिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कंटामिनेटेड साइड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, जहाँ पे अच्छे से डिसइंफेक्शन नहीं किया हो, उसका थर्मामीटर लगा के दूसरे के मुंह में भी आप जो है थर्मामीटर को लगाते हो, या फिर उसके एक्जिला से लेके आप उसके माउथ पे लगाते हो। ऐसी जो वाहियात चीजें होती हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए चीजों को। अब बात करते हैं हम रिजर्वियर और ट्रांसमिशन की। इसकी बात करते हैं हम, रिजर्वियर और ट्रांसमीटर की बात करते हैं। रिजर्वियर में आ जाता है एंडोजीनियस सबसे पहले, जिसमें क्या आता है फ्रॉम द पेशेंट्स ओन फ्लोरा which the time of infection including both the into the hospital at the time of admission and the certain to the subsequent aid. Exogenous में from another patient or member of hospital staff or the animated environment. एंडोजीनियस का मतलब होता है कि पेशेंट खुद से ही वो फ्लोरा या बैक्टीरिया अपने अंदर कैरी करके हॉस्पिटल में आता है, और फिर उसको अंदर आने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं एंडोजीनियस नोजोकोमियन या एंडोजीनियस हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दूसरी जो चीज आती है एक्सोजीनियस क्रॉस इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट किसी और के थ्रू, चाहे किसी नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर है या फिर किसी और जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसकी वजह से, या जो एनिमेटेड एनवायरनमेंट होता है, इन एनिमेटेड एनवायरनमेंट उसकी वजह से उसको जो इन्फेक्शन होता है वो आता है हमारे एक्सोजीनियस। अब यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिसको हम बैरियर नर्सिंग का नाम देते हैं, व्हाट इज बैरियर नर्सिंग? बैरियर नर्सिंग का मतलब होता है केयर करना, लेकिन कितना सावधानी के साथ में, विद फुल प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशन, विद फुल प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशंस। फुल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन जिसके अंदर आपके देखो क्या क्या आ जाते हैं, रेफर टू द प्रैक्टिस in which the medicine avoid contact with the patient's bodily fluid which by the wearing of non-porous articles such as, यानी कि आप ना पेशेंट से किसी प्रकार से उसके फ्लूइड से जो है कांटेक्ट में आओ, उसके लिए क्या करो, आप डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो हाथ पे इन्फेक्शन, ग्लव्स पहन लो। डायरेक्ट मुंह पास में ले जाओगे तो मुंह पे जो है वो आपके जो माउथ है उसके ऊपर क्या आने के चांसेस हो सकते हैं, उसके जो स्पोर्स है या उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो आप पे आने के चांसेस हो। उस समय जो है फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कोरोना में हम करते ही करते थे, दोनों चीज का इस्तेमाल, गोगल्स, जो गोगल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आई प्रोटेक्शन हो सके।
और इसका जो प्रैक्टिस है कब इंट्रोड्यूस हुई थी 1985 से 1988 के अंदर। ध्यान रखना ये वन लाइनर्स आते हैं कि 1998 1985 से 1988 के समय में जो है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। अब इसमें लिखा है नॉन पोरस आर्टिकल। नॉन पोरस आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि जो कि आपके पोरसफुल आर्टिकल नहीं होते उसको नॉन पोरस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपमेंट के। सबसे पहले फेस शील्ड आप फेस पे लगाते हैं, शू कवर लेगिंग्स तो आप पहनते हैं जो कि आप पैंट के अंदर पहनते हैं लेगिंग्स। इसके अलावा जो है शू कवर हुआ, एक तरह से गाउन हुए, कैप हुआ, मास्क हुआ, गोगल्स हुए और ग्लव्स हुए। ये सारी जो चीजें हैं वो आपके किसके अंडर में आ जाती हैं, इक्विपमेंट के अंदर में आ जाती हैं। चाहे वो फेस शील्ड हुई, फेस शील्ड जो है आपके फेस को प्रोटेक्ट करेगा। शूज जो होते हैं, शू कवर जो है आपके शूज को, ताकि आप जब घर जाओ तो आपके घर में आप शूज खोलो तो उससे भी किसी और को या फिर घर में जो बच्चे होते हैं या फिर इनकेस आपने एक्सीडेंटली उनको हाथ में ले लिया तो उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। गाउन जो है आपकी पूरी जो बॉडी है उसको ड्रेसिंग, आपकी जो यूनिफॉर्म है, स्क्रब ड्रेस है, उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा कैप आपको लगाना ज़रूरी है, जो कि आपके हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। हेयर इज़ वेरी क्रूशियल ऑर्गन वेयर। आपको अपने बालों का बहुत ध्यान रखना होता है कि ज़्यादातर हाथों पे, मुँह पे और बालों पे ही जो है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़्म देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मास्क लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा गॉगल्स आई को प्रोटेक्ट करता है और ग्लव्स आपके हैंड्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिंक नर्सिंग क्लासेस जो हैं आपके लिए एक ऑनलाइन बैच लाया है। इन केस आप ऑफलाइन नहीं जा सकते या फिर आपको ऑफलाइन क्लासेस खरीदने में या फिर लेने में दिक्कत हो रही है कि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है परचेज कर सकते हैं या आपको पूरा कोर्स सिलेबस विद गुड फैसिलिटी एंड फैकल्टी मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो है सारी क्लासेस जो है फुल एचडी के अंदर देखने को मिलेंगी। एएनएम का पर मंथली जो है सिर्फ सवा 200 रुपये यानी 215 और 266 का जीएनएम का कोर्स जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। जो हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी है और मेक श्योर आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसकी सारी फैसिलिटी जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मूव टू द सेफ्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्यों जरूरी है? इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट चॉइस यूज डिस्पोजेबल नीडल। नेवर यूज डिस्पोजेबल नीडल और इंस्ट्रूमेंट रीयूज। सबसे पहले क्या है कि ध्यान रखो कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो जो डिस्पोजेबल हो। जैसे कि डिस्पोजेबल नीडल जो है जिसको डिस्पोज कर दो तो उस चीज का ध्यान रखो। और डिस्पोजेबल नीडल को आप वापस से रीयूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना है इसका। इसके अलावा क्या दे रखा है, सेफली डिस्पोज ऑल शार्प। जितने भी शार्प निडल्स हुए, लैंकेट्स हुए या फिर आपके स्केपल्स हुए, आफ्टर द डिसइंफेक्टेंट रीयूजेबल नीडल, सिरिंज एंड इंस्ट्रूमेंट विद द हाइपोक्लोराइड फर्स्ट, देन स्टरलाइज और ऑटोक्लेव और बॉइलिंग और डिसइंफेक्टेंट। आप ध्यान रखना डायरेक्ट ही जो निडल्स और स्केपल्स या फिर फोर्सेप है उनको डायरेक्ट आप डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव या बॉइलिंग पॉइंट में नहीं डालिए। उसको आप पहले जो है हाइड्रोक्लोराइड से पहले स्टरलाइज कीजिए, वाइप आउट कीजिए, उसको साफ कीजिए, देन आप उसमें डालिए। इसके अलावा आप है ना एक ब्लीच सॉल्यूशन हर दिन प्रिपेयर रखिए। क्या पता किस समय किस इमरजेंसी काम में लेने पड़ जाए, उस समय हमारे को जो है ब्लीच सॉल्यूशन रेडी रखना चाहिए। Keep a separate area for disinfectant for the patient care items। यानी कि डिसइंफेक्शन का जो है जितने भी पेशेंट केयर के आइटम्स है उसका जो है एक अलग से आप जो है सेपरेट डिपार्टमेंट या एरिया रखिए। क्योंकि जब वो एरिया में आपको पता है कि भाई मुझे वहां जाना है तो मुझे फुली प्रिकॉशंस रखना है। फॉर सपोज कोई पेशेंट है, उसका जो कोई घर वाला है या फिर उसके अटेंडेंट है वो वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं या फिर वो वहां पे आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है उनको तो पता नहीं है कि वो जो चीज़ है वहाँ पे क्या है। वो डिसइंफेक्टेंट चीज़ों को अगर छू लेंगे तो उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती है कि हमारे को ध्यान रखना है, सेपरेट एरिया रखना है। डिसइंफेक्टेंट ऑल द पेशेंट केयर इक्विपमेंट कंटेमिनेटेड विद बॉडी फ्लूइड और सिक्रेशन। सारे जो भी बॉडी फ्लूइड और सिक्रेशन पेशेंट के तो आपको इक्विपमेंट पे लगे हुए मिले उनको आपको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनिंग द सेपरेट पर्सनल केयर आइटम्स फॉर द पेशेंट लाइक रेजर, टूथब्रश। आप किसी भी पेशेंट का जो है उसको कहे अपना रेजर, रेजर भी जो है आप दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट वो ब्लड के कांटेक्ट में आने से आपको एचआईवी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि
टूथब्रश जो है वो भी आप, मेरा टूथब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपका टूथब्रश आपके भाई-बहन इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं ना? तो उस समय हमारे को पर्टिकुलर ये चीज़ों का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन जो है मेंटेन रखनी है। के अलावा बात करें हम क्लीनिंग डेली सर्फेसेज प्रॉक्सिमेट टू द पेशेंट बेड रेल्स टेबल्स और रेल्स, यानी कि क्या होता है बेड साइड रेल्स होती हैं जो कि पेशेंट के जो आसपास जो रेलिंग लगी हुई होती है बेड पे वो, और जो फ्लोर है उस पर रोज पोछा मारिए और जो है लाइजोल का पोछा लगाइए। क्यों? क्योंकि जो है वो उस चीज को डिसइंफेक्ट रखेंगे जितना हो सके, क्योंकि ये ऐसी वाइडली स्प्रेड है, बार बार आप उसी चीज पे चलते हो तो उस चीज को तो डिसइंफेक्ट होना ही होना चाहिए। Clean all the patient's area and through unit thoroughly on discharge। जब आप एक पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो ना तो उस समय ध्यान रखना कि उसकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन ना हो किसी और को, इसलिए पहले जब उसको डिस्चार्ज करने के बाद दूसरा एडमिशन लेने से पहले आपको उस जगह को थोरोली यानी कि बहुत अच्छी तरीके से वहां पे जो है आपको उसको डिसइंफेक्ट कर देना है। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट की क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होंगी। इसमें कोई नए वर्ड्स थे जैसे फोर्सेप हुआ, स्क्लैपल्स हुए, या फिर जो है हमने किस प्रकार से जो है फिजिकल और केमिकल डिसइंफेक्शन देखे हैं, ये क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से बचाते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ विल इट वर्क। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमारे को ये सारी चीजें आनी चाहिए। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।